दोस्तों, आज की कहानी है बदलाव। माँ आपको क्या हो जाता है, जरा जरा सी बात का बतंगड़ बना देती हैं। नीलम भुनभुनाते हुए अपने कमरे में चली गई और शर्माजीत गहरी सांस लेकर अखबार बगल में रखकर टहलने चले गए। नीरज अपनी गर्दन यूं हिलाते चला गया, मानो कह रहा हो कि माँ आपसे तो बात करना ही बेकार है। दीपशिखा जी अकेली बैठी यह सोचती रही कि आखिर छोटी सी बात को इतना तुल उसने दिया ही क्यों। अच्छे खासे बैठे सब हंस बोल रहे थे। नीलम और नीरज अपने कॉलेज के दोस्तों के अजीबो गरीब किस्से सुनाने लगे कि कैसे नीलम की सहेली ने अपने बॉयफ्रेंड को बेवकूफ़ बनाकर उसने सभी को पार्टी दिलवाई और खर्च करवाया। दीपशिखा जी अच्छी खासी बैठी किस्सा सुन रही थी कि अचानक आज की पीढ़ी पर कटाक्ष उनके तौर तरीकों पर अपनी आपत्ति जाहिर करने लगी। मजाक मजाक में बात बढ़ गई और दीपशिखा जी अपनी नैतिकता भरी बातों का बोझ उन पर डालने लगी। दीपशिखा जी देर तक बैठी सोचती रही कि आखिर क्यों वह रोज अपने बच्चों से यूं उलझ पड़ती हैं। पर क्या करे, वह भी बड़े होते हैं, बच्चों की गलत बातों का समर्थन तो नहीं कर सकती। पहले बच्चे अपनी हर बात उनसे बताते थे और वह भी कितने प्यार से उन्हें समझा देती थी। पर अब पता नहीं उनका ध्यान कहाँ चला गया। हर समय नीलम और नीरज की चिंता होती। उम्र भी ऐसी ही है, कहीं कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा। शाम को डिनर टेबल पर सब चुपचाप खाना खा रहे थे। सबकी छुट्टी उसे अखर रही थी। तभी फोन की घनघनाहट ने शांति भंग कर दी। नीलम फोन पर चहक रही थी। अरे वाह नानी, बड़ा मजा आएगा, मेरे जन्मदिन पर आप आ रही हैं। अभी सबको बताती हूँ, मम्मी पापा नानी आ रही हैं। तुरंत दीपशिखा जी ने नीरज से रिसीवर ले लिया और अपनी माँ से बतियाने लगी। माहौल बदल चुका था। नीलम तथा नीरज नानी के आने की तैयारी में लग चुके थे। नानी मेरे कमरे में सोएंगी। नहीं नहीं, मेरे कमरे में। अच्छा तू चल, अब अपना बिस्तर नीचे लगा लेना। नीलम नीरज से कह रही थी कि दीपशिखा जी की आंखों में नींद नहीं थी। कितना अच्छा लगेगा, माँ के आने की खबर से वह एक अजीब से सुकून से घिर गई। दूसरा दिन आंखें सुबह खुल गई, शरीर में स्फूर्ति थी, वरना और दिन होता तो शारीरिक शिथिलता उसके चेहरे पर बनी रहती। विश्वास नहीं होता कि जब बच्चे छोटे थे तो वह कैसे उनकी अलग अलग फरमाइश पर ध्यान रखती थी। दोनों की अलग अलग पसंद के टिफिन। शर्माजीत का हमेशा सदा नाश्ता 3 फरमाइश पर रसोई में काम होता था। बड़े होते बच्चों के साथ धीरे धीरे थकान कम सर उठाने लगी, उसे पता ही न चला। नीलम कभी कभी मदद करने की कोशिश भी करती तो उसके काम करने का रवैया दीपशिखा जी को पसंद नहीं आता। उसकी टोका टोकी से आहत नीरज रसोई से बाहर आ जाती और दीपशिखा जी गुर्राते हुए किसी तरह काम निपटाती। लेकिन आज माँ के आने की खबर से मानो शरीर में ऊर्जा का संचार कर दिया। घर की नए सिरे से चौकन्ना व्यवस्था हो गई। माँ को क्या क्या पसंद है उसकी सूची माँ मन ही मन बन चुकी थी। मम्मी का मूड अच्छा देख नीलम पूछ बैठी, मम्मी इस बार मैं अपना बर्थडे बाहर सेलिब्रेट कर लूँ? नहीं नीलम, हम घर में ही करेंगे। प्लीज अपनी जरा ढंग की सहेलियों को बुलाना, इस बार नानी भी होंगी तो थोड़ी ध्यान रखना। मम्मी मेरी सभी सहेलियां ढंग की हैं, आपको ही पता नहीं क्यों उनसे प्रॉब्लम होती है। कहती हुई नीलम वहाँ से चली गई। दूसरे दिन का नज़ारा रोज से अलग था। नानी के घर आने से घर में रौनक थी। दोनों बच्चे उनके पास बैठे थे। नानी देखो, हम लोग पिकनिक पर गए थे। फोटो दिखाते हुए, यह मेरी सहेली जिया कितनी स्मार्ट है ना। अरे मुझे तो सबसे जोरदार मेरी नतनी लग रही है। पर यह बता, तू पहन के क्या गई थी पिकनिक पर? सलवार सूट
तुझ पर तो जींस जचती है। सुनकर नीलम ने कटाक्ष भरी नजरों से अपनी मम्मी को देखा। उसे याद आया उस दिन उसने जींस के ऊपर कसा हुआ टॉप पहना तो दीपशिखा जी ने गुस्से में सलवार कुर्ता पहनने को कहा और पिकनिक पर चली गई। तभी दीपशिखा जी ने पूछा, माँ जी आज डिनर में क्या बनाऊं? नीलम और नीरज तुरंत बोल पड़े, मैगी। तो दीपशिखा ने आंखें तरेर दी। ठीक तो है, दीपशिखा आज दोपहर का खाना इतनी देर से खाया है, ज़्यादा भूख भी नहीं है। ऐसा कर मैगी बना ले, थोड़ी थोड़ी सब खा लेंगे और गप्पे मारेंगे। नानी मैगी? बच्चे आश्चर्य से बोल उठे तो नानी कमला जी हंस पड़ी। तुम्हारे नाना को बहुत पसंद है, हफ्ते में एक दिन तो जरूर बनाती हूँ मैं। क्या आप माँ आप भी? और क्या मैगी के विज्ञापन में पता नहीं क्यों सिर्फ बच्चे दिखते हैं? नीलम और नीरज हंस पड़े। उन्हें खूब मजा आया कमला जी की बातों से। अपने जन्मदिन पर नीलम कुछ कहती इससे पहले दीपशिखा जी माँ से पूछ बैठी, क्या क्या बनाऊं? उस दिन दीपशिखा, घर में इतना झंझट क्यों करोगी? होटल वगैरह में काम कर लो, व्यर्थ की भाग दौड़ से बच जाओगी। सुनते ही नीलम उछल पड़ी। कमला जी ने जन्मदिन की जिम्मेदारी नीरज और नीलम को एक निश्चित समय के साथ सौंप दी, जिसे दोनों ने बखूबी निभाया। शाम को दीपशिखा जी माँ की दी हुई नीली साड़ी बड़े मनोयोग से पहनी तो सभी ने दिल खोलकर तारीफ की। सभी खुश थे। नीलम का जन्मदिन हंसी खुशी से निपट गया। कमला जी उसके सभी दोस्तों से गर्मजोशी से मिली। आज दीपशिखा जी को भी कहीं कोई कमी नजर नहीं आई। कितनी प्यारी तो है इसकी सहेलियां, वह सोचने लगी। इस तरह हंसी खुशी एक हफ्ता कैसे बीत कुछ पता ही नहीं चला। कमला जी के वापस जाने को 2 ही दिन शेष रह गए थे। माँ के जाने की कसक दीपशिखा के चेहरे पर झलकने लगी थी। इन दिनों बेटी के भीतर पलटी कसम कस को कमला जी की अनुभवी आंखों ने पढ़ लिया था। जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी बेटी की शंकाओं को वह भाप गई थी। आखिर इन बेचैनी भरे दिनों से वह भी तो 2-4 हुई थी जब दीपशिखा तेजी से बढ़ रही थी और बेटा पवन अपने करियर के काम में लगा था। उस समय कमला जी भी तो शारीरिक और मानसिक बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रही थी। उम्र के का यह दौर कितना मुश्किल होता है। आज दीपशिखा इस उम्र के दौर में है। उसकी शारीरिक थकान और मानसिक उद्वेलन का आकलन वह माँ होने के नाते भली भांति समझ सकती हैं। दूसरे दिन कमला जी ने और नीलम के हाथों का बना खाना खाने की इच्छा जाहिर की। नीलम उत्साहित थी, लेकिन दीपशिखा जी परेशान सी नजरें घुमाने लगी तो माँ ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। क्यों चिंता करती है, वह कर लेगी। तब मम्मी, सच में मैं सब अच्छे से करूँगी और आपकी रसोई भी साफ रखूँगी। आप बस मेरा काम होने तक आना मत। दीपशिखा उस पर भरोसा रखा करो। आज यह जो भी और जैसा भी बनाएगी सब खाएंगे और तारीफ भी करेंगे। क्यों? नीलम दुविधा में पड़ी। दीपशिखा माँ के पास बैठ गई। तभी कमला जी के स्नेह भरे स्पर्श से उसे अंदर तक भिगो दिया। मेरी बिटिया कुछ परेशान और थकी थकी सी लगती है। माँ की बात पर दीपशिखा हंसते हुए बोली, तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है। धीरे धीरे दीपशिखा अंतर मन की गहराइयों में दबी अपनी आशंकाओं को माँ के साथ साझा करने लगी। बातों बातों में दीपशिखा अपने मन की बात बताई। माँ, नीलम और नीरज की चिंता लगी रहती है। जमाना कितना बदल गया है। उनकी सोच हमेशा सकारात्मक दिशा में बढ़े, बस इतना ही चाहती हूँ। देख दीपशिखा, हर पुरानी पीढ़ी आने वाले नए युग के तेज रफ्तार से आतंकित रहती है और नई पीढ़ी उसे रफ्तार के साथ तालमेल बिठा लेते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है। उम्र के इस दौर से सब गुजरते हैं।
तेरी बात बात पर बेवजह चिंता करना, झुझलाना, अपनी समझ पर बच्चों को यूं अतिक्रमण करना तुझे कितना परेशान कर देता होगा, यह समझता हूँ मैं। पर यह देख, अब बच्चे छोटे नहीं रह गए, बड़े हो रहे। उनका अपना अनुभव और अपना समझ पनपने दे। जहाँ तक मैंने देखा है, दोनों समझदार हैं। अब उन पर जबरदस्ती अपनी मर्जी ठोकना ठीक नहीं है। बच्चों को हमेशा बड़ों की तरह टोकोगी तो वह तुमसे दूर होते जाएंगे। यह उम्र तो उन्हें अपना दोस्त बनाने की है, तभी वह अपनी बातें और समस्याएं तुमसे शेयर करेंगे, वरना बात बात पर टोके जाने के डर से वह तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। बच्चों का उचित मार्गदर्शन करो, पर इतनी दखल अंदाजी भी मत करो कि वह तुमसे अपना सबसे बड़ा आलोचक मानकर दूर हो जाए। परिपक्व होते बच्चों की सोच और तौर तरीकों में बदलाव तो आएगा ही, और यह अनवरत चलता ही रहेगा। तुम ही सोचो, उम्र के साथ साथ तुम्हारी सोच में भी कितना बदलाव आ चुका है। अपनी और बच्चों के बीच आत्मविश्वास की दीवार तोड़ो, उनकी बात को शांतिपूर्वक सुनो और अपना फैसला तुरंत मत सुनाओ। तुम्हारे बच्चे उम्र की उस दहलीज पर हैं जिसमें वह अपने के लिए कुछ आज़ादी चाहते हैं। उन्हें अभिव्यक्ति का अवसर दो। अपने ऊपर चढ़ा बड़प्पन का लबादा उतार कर उनके साथ कभी कभी ठहाके भी लगाओ। तुम्हारा बचपन जब बाहर आएगा तो वह दोस्तों की तरह तुम्हारे करीब आएंगे। वातावरण गंभीर हो गया था कि तभी माँ विषय को बदलने के अंदाज में पूछ बैठी, अब जरा यह बताओ कि अपने शरीर का यह क्या हाल कर डाला है, कितना वजन बढ़ गया है, मालूम है तुम्हें? झेपती हुई दीपशिखा बोली, माँ उम्र के साथ थोड़ा बदलाव तो आएगा ही। देखो बिटिया, स्त्री का शरीर तो बना ही है बदलाव के लिए, पर कितना अपने मन और तन को नियमों में बांधोगी, उतना ही आसानी से बदलाव को स्वीकार कर पाओगी। मैं और तुम्हारे पापा अभी भी कुछ दूर सैर को जरूर जाते हैं। तुम भी प्राणायाम और कुछ नियमित व्यायाम जरूर करो। अगर दिन भर का कुछ समय अपने लिए नहीं निकाला तो क्या फायदा। रचनात्मक कार्यों में स्वयं को व्यस्त रखो। बच्चों को सीखने के साथ खुद भी कुछ नया करने का जज्बा पैदा करो। तब देखो तुम्हारा नजरिया कैसे बदलता है। परिस्थितियों को विषम हम बना देते हैं, जबकि वह इतनी जटिल नहीं होती। जिस दिन तुम्हारे सोचने विचारने का नजरिया बदला, समझो आधी कठिनाइयाँ टल गई। इस समय शर्माजीत को भी उसके हिस्से का समय दो। माँ की बातें उसके मन की गांठों को एक एक कर सुलझाती गई। अपनी ओर कृतज्ञता से देखती दीपशिखा जी को माँ ने गले लगा लिया। तभी नीलम ने ऐलान कर दिया कि खाना तैयार है। दीपशिखा जी तेज कदमों से रसोई की ओर चल दी। वहां पहुंचकर आश्चर्यचकित रह गई। कितना कुछ बनाया था नीलम ने। शर्माजीत और नीरज पहले से ही वहां मौजूद थे। साफ सुथरी रसोई देखकर लगा ही नहीं कि यहाँ नीलम ने खाना बनाया है। संशय में पड़ी दीपशिखा जी ने जैसे कौर मुंह में डाला तो उसकी नज़र नीलम पर पड़ी तो जो उत्सुक निगाहों से माँ के चेहरे के हाव भाव पड़ रही थी। दीपशिखा जी ने इशारे से उसे बुलाया, फिर प्यार से अपनी बाहों में भरकर ढेर सारी अनकही प्रशंसा उसे पारितोषिक के रूप में दे दी। कमला जी तो पहले ही अपनी नतनी के प्रति आश्वस्त थी। इधर शर्मा जी और नीरज तारीफों के पुल बांध रहे थे। दीपशिखा जी के चेहरे की खुशी, प्रशंसा, भरोसा और विश्वास के मिले जुले भाव नीलम को उल्लास से भर गए। दीपशिखा आह्लादित थी। आज उसे नीलम का एक अलग रूप दिखा। शायद उसके स्वयं के बदले नजरिए से बहुत कुछ परिवर्तित हो गया था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।